देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा अच्छा, देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो फंड फ्लो। ठीक है, ईशॉप जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। फंड फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह नहीं है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंसेप्ट अलग है, फंड फ्लो का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या बनाते थे, समरी ऑफ कैश अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करके, और ये देखते थे कि पूरे एक पीरियड में, जिस पीरियड का कैश फ्लो बन रहा है उस पीरियड में हमारे पास कितना कैश फ्लो स्टार्टिंग, मतलब कितना कैश फ्लो था और अभी कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें फंड का फ्लो देखना है। ठीक है, हमें यहाँ पर कैश का फ्लो नहीं, पूरे फंड का। ठीक है, पूरे फंड का फ्लो देखना है। फंड का फ्लो मतलब, फंड का मतलब क्या होता है, फंड का मतलब होता है मनी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट डे टू डे बिजनेस। डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसे का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं फंड। इसे और एक टर्म भी बोला जाता है, इसका एक और भी टर्म होता है जो एफएम में तुम लोग काफी यूज करते हो। क्या है बता सकते हो, डे टू डे के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसे का रिक्वायरमेंट होता है उसको वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के फंड को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली हमें यहाँ पर यही पता करना है कि हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितना था और अभी कितना हुआ है। जैसे वर्किंग कैपिटल का मतलब हमें पता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब हमें पता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर पता क्या करना है, पता यही करना है कि हम लोगों का जो वर्किंग कैपिटल है वो जो है वो क्या हुआ है, मतलब उसमें क्या चेंजेस हुआ है। यानी स्टार्टिंग में वर्किंग कैपिटल कितना था, ठीक है, अभी वर्किंग कैपिटल कितना हुआ है। ये सारी चीजों को पता करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमें क्या पता करना है, वर्किंग कैपिटल तो हमें पता है, हमें बेसिकली वर्किंग कैपिटल में चेंजेस पता करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मान लो 31 मार्च हमें 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, जैसे कैश फ्लो में दिया रहता है, क्योंकि चेंजेस पता करना हो तो 2 पीरियड का दिया हुआ जरूरी होता है। तो जैसे मान लो ये है 22 का 31 मार्च 22, और ये 31 मार्च यहाँ पर 23। ठीक है, ये 2 साल का मान लो हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, हम लोग वहां से डेटा पिक करके हमें ये देखना है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस क्या हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल सपोज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वर्किंग कैपिटल मतलब हम लोगों ने 31 मार्च 22 का करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी चेक करके देख लिया कितना है, और हम लोगों ने 31 मार्च 23 का भी करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी चेक करके देख लिया कितना है। सपोज यहाँ पर देखा हमारा 700 है, तो ये जो चेंजेस हुआ है, ठीक है, 1000 से 700 हुआ है, मतलब 300 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये चेक करना है हमें कि कितना रिड्यूस हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये चेक करने के लिए हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये जो चेंजेस है, अब मैंने यहाँ पर चेंजेस दिखाया है 300 डाउन। ठीक है, अब भी हो सकता है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। तो हम लोग को यही पता करना है फंड फ्लो में कि हम लोग का चेंजेस क्या हुआ है। तो इसके लिए हमें इस जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसे बेसिकली 3 स्टेप में परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है उसमें हम लोग ये चेंजेस को चेक करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्योंकि फंड फ्लो का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चेंजेस को कैलकुलेट करना, ये जो 300 हुआ ये तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये एक स्टेटमेंट बनेगा, लेकिन क्यों हुआ,
कैसे हुआ, ठीक है, मतलब क्यों इतना कम हुआ, 300 कैसे कम हुआ, वो सारी चीजों को भी हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कैलकुलेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न बना सकते हैं 31 मार्च 22, एक यहाँ पर 31 मार्च 23, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर करेंट एसेट, यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये लिख लिया, और यहाँ पर आ जाएगा चेंजेस नेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब चेंजेस क्या आ सकता है, या तो इंक्रीज आ सकता है, ये जस्ट हम इन जनरल बता रहे हैं, फॉर्मेट वगैरह लिखवा देंगे, या फिर डिक्रीज आ सकता है, ठीक है, या तो इंक्रीज आ सकता है या तो डिक्रीज आ सकता है, ठीक है। फिर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ये तो हम लोगों ने क्वांटिटी चेक कर लिया कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज, अब हमें रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे रीजन। यहाँ पर रीजंस फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब चेंजेस का रीजन क्या होता है, चेंजेस का रीजन होता है, एक तो होता है सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है, दूसरा होता है, एक होता है सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेस ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब अगर हमें कहीं से पैसा वैसा मिला है तो हमारा हो सकता है कि जो है वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, ठीक है। अगर हमारा करेंट एसेट ज्यादा होगा, करेंट लाइबिलिटी कम होगा, तो ऑब्वियसली जो है वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, तो इसका मतलब फंड इनफ्लो अगर हुआ है, ठीक है, फंड इनफ्लो होने से चांसेस ये हो जाएगा कि हम लोग का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। और फंड का अगर हम लोग आउटफ्लो करवाते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कुछ एसेट खरीद लिया, ठीक है, डिविडेंड पे कर दिया, ये सब एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब पैसे का यूज, अगर हम लोग अपने फंड का यूज कर रहे हैं तो वो फंड आउटफ्लो कहलाता है। अगर फंड को प्रोक्योर मतलब कहीं से फंड जो है जुगाड़ कर रहे हैं तो फंड का इनफ्लो कहलाता है, और ये इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से ही वर्किंग कैपिटल में चेंजेस दिखता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा चेंजेस क्यों हुआ है, तो होने का दो ही रीजन है, या तो फंड इनफ्लो हुआ है ज्यादा तो फिर इंक्रीज दिखेगा कंपेयर टू आउटफ्लो, ठीक है, और अगर आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है तो डिक्रीज दिखेगा। अब ये आउटफ्लो इनफ्लो कहाँ कहाँ हुआ है ये भी हमें चेक करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये तो मैंने जस्ट इन जनरल समझा दिया कि हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में करना क्या है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या कैसे फॉर्मेट्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, दो कंसेप्ट में हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक होता है ग्रॉस कंसेप्ट, एक होता है नेट कंसेप्ट। ग्रॉस कंसेप्ट का मतलब है करेंट एसेट विल नॉट इंक्लूड provision for tax and proposed dividend। और नेट कंसेप्ट, current liability will includes ये भी करंट लाइबिलिटी होगा, provision for tax, provision for tax and proposed डिविडेंड। मतलब समझा देते हैं, अगर क्वेश्चन
हमें ग्रॉस कंसेप्ट में सॉल्व करना है, तब हम लोग करेंट लायबिलिटी साइड में अगर कोई भी बैलेंस शीट, जैसे देखो मैंने जो भी क्वेश्चन लिया यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन हम दिखा सकते हैं, जैसे देखो इधर जो है ये टी शेप में ही बना हुआ है, तो ये लायबिलिटी साइड में हमें दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है, प्रोपोज डिविडेंड दिख रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग करेंट लायबिलिटी होता है, ये हमें पता है। लेकिन जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, तो अगर हम लोग इसे करेंट लायबिलिटी मानते हुए कर रहे हैं तो वो नेट कंसेप्ट होगा। अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट को करेंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे तो वो ग्रॉस कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो दो तरह के कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक कंसेप्ट के हिसाब से जिसे ग्रॉस कंसेप्ट बोला जाता है, वहां पर करेंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोपोज डिविडेंड नहीं आएगा, मतलब बेसिकली वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमें नहीं दिखाना है। ठीक है, और अगर हम लोग नेट कंसेप्ट में करते हैं तो करेंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोपोज डिविडेंड को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये दो कंसेप्ट होता है। अच्छा, अब नॉर्मली हमें कौन सा कंसेप्ट फॉलो करना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है, वी विल फॉलो ग्रॉस concept unless otherwise mentioned in क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ग्रॉस कंसेप्ट फॉलो करेंगे जब तक क्वेश्चन में हमें कुछ मेंशन ना करके दिया हो। ठीक है, तब तक हमें हमेशा ग्रॉस कंसेप्ट, यानी कि ये जो करंट लायबिलिटी है इसमें ये दोनों पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोपोज डिविडेंड को करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे। अच्छा, अब इसको प्रिपेयर करने के लिए जो स्टेप 1 होता है, दैट इज ये वाला स्टेप, इसका फॉर्मेट हम दिखाते हैं कि कैसे करके बनेगा। तो स्टेप 1 में हम लोग बनाएंगे प्रिपेयर a schedule showing changes in working capital, particulars, opening, क्लोजिंग, ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, अभी एक क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा। इफेक्ट इन, इफेक्ट ऑन, वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज, डिक्रीज। स्टेप 2 ये एक स्टेप होगा। ठीक है, ये स्टेप में ये फॉर्मेट बनेगा, यहाँ सब डेटा जो है लिखा जाएगा। स्टेप 2 हम लोग का बनेगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ FFO, यानी कि फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब बेसिकली FFO का मतलब है हमें कैलकुलेट करके देना है ग्रॉस प्रॉफिट को। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके हमें देना है। फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेशन मतलब एक्टिविटी, जो कोई भी बिजनेस करता है उनका कितना फंड फ्लो हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट है, वो हमें फाइंड आउट करके देना है। बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट में पहुंचना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे दिस इज टू बी ट्रीटेड एज कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल adjustments and before paying टैक्स। मतलब
कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते थे तो सबसे पहले लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, सबसे पहले लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड लेस जो भी करना है, ठीक है। और होता था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ऐड लेस, ये सब करने के बाद हम लोग क्या करते थे, हमारे पास निकल के आता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे हम लोग वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब चेंजेस इन क्रेडिटर डेटर ये सारे चीजों को करते थे और लास्ट में टैक्स लेस करके दिखाते थे। मतलब फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो वहां पर किया था कैश फ्रॉम ऑपरेशंस तक जो एक्टिविटीज होता है हमारा, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो देखो हम लोग पहले ऐसा एक फॉर्मेट बना लेते थे और वहां पर लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये लिख लेते थे, ठीक है। फिर इसमें एडजस्टमेंट आता था जिसमें हम लोग एडलेस करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि हमारे किसी क्वेश्चन में हमें नहीं मिला था मैक्सिमम केसेस में। फिर हम लोग ऐड करते थे जो भी हम लोग का मतलब जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये सब होता था, ठीक है। जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस एड लेस होता था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस, अगर इनकम है तो लेस होता था, एक्सपेंसेस था तो ऐड होता था। उसके बाद हम लोग एडजस्ट करते थे नॉन कैश आइटम, फिर निकल के आता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। हमें वही वाला पॉइंट यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आता था वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट और टैक्स का एडजस्टमेंट। तो उसके पहले तक का जो कैलकुलेशन है वही हमें करना है और उसी से हमारा बनेगा यहाँ पर फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। यही वाला बताना है मुझे। फिर नेक्स्ट देखो स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा। स्टेप 3 में हमें प्रिपेयर करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब हमारा स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा, मतलब FFS ऑल्सो known as statement of changes in working capital or settlement of changes in financial पोजीशन, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग एट लास्ट क्या बनाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग का बनेगा कि स्टेप 1 दैट इज कि कितना जो है वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हुआ। स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बेसिकली जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में निकालते थे वैसे ही यहाँ भी कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 3 में हमें निकालना पड़ेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसे और एक नाम भी बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और सेटलमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और ये कैसे बनेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर टी शेप में बनेगा ये। इधर लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। वही इसी से तो पता चलेगा कि हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को कहाँ कहाँ यूज किया, कहाँ कहाँ से पैसा जो है, जैसे एक्स्ट्रा हमारे पास था तो हम लोगों ने हो सकता है उससे कुछ मशीन प्लांट वगैरह परचेज कर लिया। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ये सब हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड मतलब हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट से करेंट लाइबिलिटी पे करने के बाद जो भी बचेगा उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग
बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है। डिवेंचर रिडीम करना है वो कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, डिविडेंड पे कर सकते हैं, इस तरह का एप्लीकेशंस ऑफ फंड हो सकता है। सोर्सेस ऑफ फंड क्या हो सकता है? एक तो हम लोगों ने बिजनेस करके जो पैसा जुगाड़ किया, दैट इज आवर सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो हमारे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा वो हमारा सोर्सेस ऑफ फंड होगा। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ फंड हो सकता है हम लोगों ने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, सेल ऑफ प्लांट, या फिर इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर, इसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हमारा सोर्सेस ऑफ फंड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड डेटा को लिख के, क्वेश्चन में जो भी रहेगा लिखने के बाद इसे हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये सारे पॉइंट का टोटल, बेसिकली यहाँ पर अमाउंट रहेगा, ठीक है। फिर ये अमाउंट जो है यहाँ टोटल होगा। सिमिलरली यहाँ का जो अमाउंट रहेगा वो भी टोटल होगा। ठीक है। और टोटल करेंगे जब लेजर के तरह, जिधर भी कम बैलेंस आएगा, ठीक है, जिधर भी कम बैलेंस आएगा वो हमारा बैलेंस को हमें क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंसिंग फिगर एक साइड आएगा, या तो एप्लीकेशन साइड या तो हमारे सोर्सेस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस फिगर विल बी द चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बोल रहा है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो इंक्रीज या डिक्रीज निकल के आएगा ना, उस वो पुट करने से ये बैलेंस जो है एग्जैक्ट एक जैसा हो जाएगा। मान लो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हमारा ऐसा आया, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जब हम लोगों ने अपना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकाला तो मान लो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया 300, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये बैलेंस किधर जाना चाहिए? देखो, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तब हम लोग उसे क्या कर सकेंगे? उसका एप्लीकेशन कर सकेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो ये जो है एप्लीकेशन फंड, ठीक है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये हम लोग का किधर आ सकता है? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग का इधर आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगा, वो करने से ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि बैलेंस किधर जाएगा, क्यों जाएगा। एक क्वेश्चन करने से प्रैक्टिकली और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो बैलेंस आएगा ये बराबर नहीं होगा, जो बैलेंस आएगा बराबर तब होगा अगर कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा जीरो आता है, वो बात अलग है। नॉर्मली बराबर नहीं होगा। हम लोग का जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आएगा उसका जो अमाउंट है वही हमारा एज अ बैलेंसिंग फिगर पुट होके ये दोनों साइड को टोटल कर लेगा। अच्छा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन करके देख सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पर देखो क्या दिया है, फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ जेकेएम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 एंड 2012। तो दो पीरियड का हमें जो है बैलेंस शीट दे रखा है 11-12 का, ठीक है। अच्छा, ये है एसेट साइड, ये है लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में है गुडविल, ठीक है, और ये सब जो है डेटा इन लाख में है, तो ये 5.00 मतलब 5 लाख, 4.20 मतलब 4,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ लिखा हुआ नहीं था तो मैंने लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड बैंक, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 0.80, 0.60, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये सारे डेटा दिए हुए, तो इसमें से देखो करेंट एसेट कौन कौन सा, ये मेरा फिक्स्ड एसेट होता है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। प्लांट मशीनरी ऑल्सो फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट जो है ये भी हमारा अलग हेड ही होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन इसका नेचर जो है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलते हैं, तो ये भी फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। मतलब बेसिकली इसे फिक्स्ड एसेट नहीं बोल सकते, इसका इन्वेस्टमेंट अलग हेड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस का हो गया, करेंट नहीं है, इतना बोल सकते हैं।
स्टॉक करेंट एसेट, सन्ड्री डेटर करेंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट, कैश इन हैंड एट बैंक करेंट एसेट। और ये भले इधर लिखा है बट ये करेंट एसेट नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंसेस का मतलब होता है डेफर्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है। मतलब शेयर इशू एक्सपेंसेस एक जो है ह्यूज अमाउंट का एक्सपेंसेस होता है, जो अगर हम लोग पीएल में एक ही बार में चार्ज कर देंगे तो हमारा पीएल जो है नेगेटिव में चला जाता है। तो जब लॉन्ग अमाउंट का एक्सपेंसेस होता है, मतलब जिसका नेचर तो एक्सपेंस के तरह है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम लोग एक ही साल में उसे दिखा के पीएल में चार्ज कर दें, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। जैसे मान लो हम लोगों ने सोचा कि इस खर्चे को हम लोग 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे। जैसा मान लो शेयर इशू का एक्सपेंस है 1 लाख, ठीक है, हम लोग अपने बैलेंस शीट में पूरा 1 लाख नहीं दिखा पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 साल में से राइट ऑफ करने का सोचा है, मतलब 20,000 पहले बार पीएल में दिखाएंगे। तो बाकी जो 80,000 बचा, क्योंकि 1 लाख में से अगर हम लोग 20,000 पीएल में दिखाएंगे, बाकी जो 80,000 बचा वो हमारा बैलेंस शीट में दिखता है, ठीक है। तो ये जो है ये राइट ऑफ करने वाला, ये भले ही यहाँ लिखा है एसेट लेकिन ये है नहीं एसेट, ये है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट कहाँ दिखाए, तो इसे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो ये लिखा जरूर है इधर, लेकिन इसे करंट एसेट मान के कुछ कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये करंट एसेट नहीं है, ये डेफर्ड एक्सपेंसेस है, मतलब एक्सपेंस है बट डेफर्ड नेचर का है, जिसे हमें धीरे धीरे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये जो है ये करंट एसेट नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने देख लिया क्या क्या करंट एसेट है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये तुम लोगों का लाइबिलिटी हो गया। जनरल रिजर्व ये भी लाइबिलिटी है। रिजर्व सरप्लस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी रिजर्व सरप्लस का पार्ट है। प्रोपोज डिविडेंड ये करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लाइबिलिटी। लेकिन मैंने एक नोट में लिखवाया है कि हमें क्वेश्चन को ग्रॉस कंसेप्ट या नेट कंसेप्ट कोई भी एक कंसेप्ट में जो है सॉल्व करना होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो ग्रॉस कंसेप्ट में करेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ बोला है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि ग्रॉस कंसेप्ट नेट कंसेप्ट, लैंग्वेज ये नहीं रहेगा। लैंग्वेज ये रहेगा कि प्रोपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हमें करंट लाइबिलिटी मानना है कि नहीं मानना है, ऐसा कुछ बता दिया जाएगा। अगर नहीं बताएगा तो हम लोग ग्रॉस कंसेप्ट जो होता है उसे फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ बताया है हमें इसके बारे में, नीचे देख लेंगे। मशीन, एक मशीन है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 2,80,000, बुक वैल्यू 1,70,000 वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 1,50,000, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 2,80,000, बुक वैल्यू 1,70,000, मतलब इस पे डिप्रिसिएशन लग चुका है। 2,80,000 से इसका वैल्यू 170 हो गया और सेल हुआ है 150 में, मतलब 20,000 का जो है लॉस है, ठीक है, सेल करने पे। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है डिप्रिसिएशन जो है 11-12 का 3 लाख है ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 50,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग पे 50,000 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है। नेक्स्ट देखो, ए पीस ऑफ लैंड हैड बीन सोल्ड आउट ऑन 1/11/2011 एंड नेट प्रॉफिट ऑन सेल हैज बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये क्या बोल रहा है कि एक जो है एक लैंड जो है बेचा गया है जिसको 1/11/2011 में, और इससे जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, मतलब लैंड बेच के प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो बोल रहा है कि कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया गया है। मतलब जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या दिखाए होंगे, नॉर्मली हम लोग 2 PL करते हैं। जैसे मान लो लैंड बिक गया तो 2 लैंड हो जाएगा, ठीक है, और बिका तो पैसा आया होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब मान लो 100 रुपए का लैंड था, 110 में बिक गया, तो ना 10 रुपए का प्रॉफिट, तो उसे क्या लिखते हैं, 2PL 10 लिखते हैं। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 2PL नहीं किया गया है, टू कैपिटल रिजर्व किया गया है, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व ये बता रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर 40,000 इज रिसीव्ड एज डिविडेंड इंक्लूडिंग 15,000 प्री एक्विजिशन प्रॉफिट विच इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये प्री एक्विजिशन वाला चीज तुम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन में देखे हो, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल 40,000 डिविडेंड के हिसाब से रिसीव्ड हुआ है। रिसीव्ड हुआ है मतलब किसी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था किसी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, तो उस कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इनको भी डिविडेंड मिला है। लेकिन इसमें से 15,000 जो है वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और बाकी अमाउंट जो है 25,000 ये हम लोग का पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन में फर्क ये होता है कि हम जो भी शेयर को खरीद रहा है उसके खरीदने के बाद अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसके खरीदने के बाद डिक्लेयर का बात कर रहे हैं, तब वो होता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन का मतलब कंपनी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था डिविडेंड, जब कोई और होल्ड कर रखा था। बात को समझो, जैसे मान लो कि कंपनी
ये दो शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। इनके पास पहले एक शेयर था, ठीक है। इनके पास जो शेयर था, इनके पास एक शेयर था जो ये इनको सेल कर दिए हैं, ठीक है। इनको सेल करने के पहले जिस कंपनी का शेयर इनके पास था, ये था कंपनी, ये कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था कि कितना दिया जाएगा, लेकिन पे नहीं किया था, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था। और इन्होंने इनको शेयर बेच दिया डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब जब इन्होंने शेयर बेचा है तो इन्होंने क्या किया है, वो अमाउंट ऐड करके ले लिया था, ठीक है। डिविडेंड जो इन्हें मिलना था वो अमाउंट ऐड करके ले लिया था, मतलब डिविडेंड का मतलब इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बढ़ा दिया था, डिविडेंड अमाउंट इनसे रिसीव किया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इनका हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब कंपनी ने जब डिविडेंड पे किया, डिक्लेयर करने के बाद, मान लो कंपनी ने डिविडेंड पे किया, इनको देने के बाद, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद इन्होंने इनको सेल कर दिया, उसके बाद कंपनी ने 1 मंथ बाद जब डिविडेंड पे किया, तब ये पर्सन जो है ये बोलेंगे ये जो डिविडेंड है ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, मतलब मेरे एक्वायर करने के पहले का डिक्लेयर किया गया डिविडेंड, ठीक है। अब कंपनी ने फिर, अब इनके पास आ गया है ये शेयर, ठीक है। अब ये इनके पास आ गया, अब फिर से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब फिर से कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसे ये बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब मेरे एक्वायर करने के बाद का डिविडेंड, तो ये मेरा अर्निंग है, ठीक है। इसे हम क्या दिखाएंगे, मेरा अर्निंग दिखाएंगे। लेकिन जब मैंने पहले से डिक्लेयर किए गए डिविडेंड वाले शेयर्स को परचेस किया किसी से, तो उसने मुझसे एक्स्ट्रा अमाउंट लिया होगा, डिविडेंड का अमाउंट जोड़ के लिया होगा, तो इसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और इसीलिए इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट लिया तब हम लोगों ने ज्यादा पैसा देके लिया, ठीक है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट में इसे इस अमाउंट को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। नॉर्मली डिविडेंड मिलने से हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक टू डिविडेंड, ठीक है। बैंक टू डिविडेंड बोलेंगे, ये कौन सा वाला बोलेंगे, ये पोस्ट एक्विजिशन वाले को बोलेंगे। लेकिन प्री एक्विजिशन वाले को बैंक टू डिविडेंड नहीं, बैंक टू इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। मतलब हम लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट का प्राइस जो है वो उतने से कम कर दिया। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट, ये शेयर 100 रुपए का था, लेकिन इन्होंने डिविडेंड का 10 रुपए जोड़ के इनसे 110 ले लिया। तो जब कंपनी 10 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर करी तब इनको मिला, लेकिन इन्होंने तो पहले इनको पे किया था, तब ये एंट्री ये करेंगे कि मुझे 10 रुपए डिविडेंड जरूर मिला, लेकिन ये प्री एक्विजिशन था, मैंने ये पैसा पहले ही इनको दे दिया था, तो इसीलिए हम अपने इन्वेस्टमेंट का प्राइस 10 रुपए से कम करेंगे, ओरिजिनली 100 रुपए में दिखा देंगे। और बाकी इसके बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो डिविडेंड इनकम बोल के दिखेगा। तो यही होता है प्री और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, जो तुम लोग डिवेंचर के केस में भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, प्री और पोस्ट वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब कंपनी का बिजनेस अगर काफी अच्छा चलता है तो कंपनी फाइनल डिविडेंड के अलावा भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, और इस तरह के डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। फिर बोल रहा है इनकम टैक्स पेड 3,80,000, ये बताया है। अच्छा, फिर नीचे हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2012, ठीक है। तो हम लोग पहले वर्किंग कैपिटल चेंजेस बनाते हैं। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जो नंबर है उसी के हिसाब से हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपरेशन of a schedule showing changes in working capital, particulars, opening, closing, effect on working capital, increase, decrease। अच्छा,
तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी हमें करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एसेट ही लिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे करंट एसेट। अच्छा, ओपनिंग का डेटा देखते हैं। ओपनिंग मतलब 11 का, करंट एसेट में ये देखो स्टॉक, सन्ड्री डेटर, तो पहले लिखेंगे स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड बैंक। अच्छा, स्टॉक है 8.60, 12.70, जैसा जैसा है बस देख देख के लिखना है। अच्छा, सन्ड्री डेटर 10.20 और 13, बिल्स रिसीवेबल 10.70, कैश इन हैंड 7.2 और 8.90। ठीक है, ये सब इन लैख में है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये इन लैख में सॉल्व हो रहा है। अच्छा, अब चेंजेस देखेंगे तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ये देखो डिफरेंस देखने से पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो ये देख के पता चल रहा है इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है माइनस करके देख लो, 8.6 से 12.70 हुआ है, तो 12.7 माइनस 8.6, तो ये आंसर निकल के आता है 4.1। तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज में लिखेंगे 4.1। ठीक है, 4.10 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर 10.2 से 13 हुआ है, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, 13 माइनस 10.2, तो ये हो गया 2.8, तो ये भी हम लोग इंक्रीज साइड में लिखेंगे 2.80। ठीक है, जीरो हम ऐसे लिख रहे हैं, तुम लोग अगर नहीं लिखना चाहो जीरो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से 0.7 हुआ है, यानी डिक्रीज हुआ है, 0.3 है ना, डिक्रीज हुआ है, तो ये डिक्रीज साइड में चला जाएगा 0.30। अच्छा, फिर यहाँ पर 7.2 से 8.9 मतलब इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 1.7, तो इंक्रीज साइड में लिखो 1.70। ठीक है, 1.70 हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट का टोटल कर लेंगे, यहाँ पर ये वाला टोटल कर लेंगे और इसका भी टोटल कर लेंगे। तो टोटल कितना होगा चेक करते हैं, 8.6 प्लस 10.2 प्लस 1 प्लस 7.2, तो ये हो गया 27, और 12.7 प्लस 13 प्लस 0.7 प्लस 8.9, तो ये निकल के आ गया 35.30। ठीक है, 27.00 बस हो गया। अच्छा, करंट एसेट का हो गया कैलकुलेशन। अब हम लोग करंट लाइबिलिटी, इसका भी टोटल नहीं करेंगे, इसका बताते हैं कब टोटल करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करेंट लाइबिलिटी में आ जाएगा ये प्रोपोज डिविडेंड। अब देखो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया था, तो हम लोग ग्रॉस कंसेप्ट में सॉल्व करेंगे, और ग्रॉस कंसेप्ट हमें ये बोल रहा है कि हम लोग को करेंट लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोपोज डिविडेंड को नहीं लेना है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोपोज डिविडेंड करेंट लाइबिलिटी में नहीं आएगा, तो ये हट जाएगा, मतलब ये नहीं लेंगे, इसका ट्रीटमेंट हमारा दूसरे जगह होगा। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, बस ये दो आएगा, बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर। तो बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, बिल्स पेबल कितना था कितना बना है, 2 से 1.8, और ये वाला 3.5 से 4.6, 2 से 1.8 और 3.5 से 4.6। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चेंजेस देखेंगे, करेंट लाइबिलिटी का चेंजेस देखो, करेंट लाइबिलिटी का चेंजेस क्या है, 2 से 1.8 हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज वाले कॉलम में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 0.20।
है ना, इतना डिक्रीज हुआ है। अच्छा, और ये वाला देखो यहाँ पर 3.5 से 4.6, 1.1, ठीक है, ये 1.1 हम लोग का डिक्रीज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 1.1 हम लोग का इंक्रीज हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं मैंने सही लिखा तो 3.5 और 4.6, 3.5 4.6, हाँ, और 2.8 और 1.8, तो ये इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये इंक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका भी टोटल कर लेना। तो ये हो गया 5.50, 6.20, 6.20, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया करेंट एसेट का टोटल ओपनिंग का और करेंट लाइबिलिटी का टोटल ओपनिंग का। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। एक तो हम लोगों ने क्या किया है, करेंट एसेट का चेंजेस, हाँ এটা बोलो। 6.4 হবে না? এটা 6.4 হবে, অ্যাড ভুল করে দিয়েছি তাহলে। হ্যাঁ 14 হচ্ছে, 14/4, হ্যাঁ 6.4 হবে, ঠিক আছে। अच्छा, अब हम लोगों को क्या करना है, देखो अब हम लोगों को, ये तो हम लोगों ने इंक्रीज डिक्रीज निकाला, अब हम लोग निकालेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वो कैसे निकलेगा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, तो बेसिकली ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, ए माइनस बी हो जाएगा। ये देखो ए माइनस बी, तो 27 माइनस 5.50 कितना हो जाएगा, 21.5, ठीक है, और 35.3 माइनस 6.4, तो ये हो गया 28.9, ठीक है। तो ये हम लोग का वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया, मतलब ओपनिंग का वर्किंग कैपिटल इतना, क्लोजिंग का इतना। अब ये तो हुआ वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ 2 साल में, ये यहाँ पर ये क्या निकला, हर एक पार्ट को समझो। ये तो हम लोगों ने स्टॉक में इंक्रीज डिक्रीज चेक किया, सन्ड्री डेटर में इंक्रीज डिक्रीज चेक किया, बिल्स रिसीवेबल में इंक्रीज डिक्रीज चेक किया, कैश इन हैंड में इंक्रीज डिक्रीज, ये तो करंट एसेट के अंदर ही चेंजेस देखा। फिर हम लोगों ने टोटल ऑफ करेंट एसेट ऑफ ओपनिंग ईयर से टोटल ऑफ करेंट लाइबिलिटी ऑफ ओपनिंग ईयर को चेंज देखा, और इससे निकल के आता है वर्किंग कैपिटल। ओपनिंग ईयर का वर्किंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग ईयर का वर्किंग कैपिटल कितना है, मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ, मतलब वर्किंग कैपिटल हम लोग का कितना था और कितना हुआ, जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि हमें चेक करना है कि वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद वर्किंग कैपिटल का चेंजेस। तो अभी हम लोग ये वाले पोजीशन में पहुंच गए हैं कि वर्किंग कैपिटल हमें मिल चुका है 2 साल का, हमें निकालना है कि इनमें चेंजेस कितना है। तो इंक्रीज हुआ है, दिख रहा है 21.5 से 28.9 हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे इंक्रीज, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है माइनस कर लो, पता चल जाएगा। इंक्रीज हुआ है 7.4। अब इसे लिखना कहाँ है, हम लोग को इसे लेजर की तरह टोटल करके लिखना है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 7.4, तो ये ऑटोमेटिकली टोटल करने से इधर भी 28.9 आ जाएगा, इधर भी 28.9 आ जाएगा। कंसेप्ट तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है, और उसे प्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा बनेगा। पहले हम लोग तो इंडिविजुअली हर एक आइटम का चेंजेस ढूंढेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ओपनिंग का वर्किंग कैपिटल, क्लोजिंग का वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखेंगे। अब जब लेजर की तरह बैलेंस करेंगे तो जिधर बैलेंस आएगा उधर लिखेंगे, और देख के पता चल रहा है कि ये इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 7.4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी लेजर बैलेंस होगा, ये इंक्रीज डिक्रीज का जो कॉलम है ये भी टोटल होके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना कितना है, पहले हम लोग ये वाला कॉलम टोटल करते हैं, ये ज्यादा है 4.1 प्लस 2.8 प्लस 1.7 प्लस 1.1, तो ये आ रहा है 9.7, ये आ रहा है 9.7। अच्छा, और इसमें देखो 0.3
प्लस 0.2, तो ये कितना आ गया 0.5, लेकिन हमें यहाँ भी 9.7 ही लिखना है, और ये कितना यहाँ पर पुट करने से 9.7 आ जाएगा, बैलेंस कर लो, -9.7, तो यहाँ पर 9.2 पुट करने से आ जाएगा 9, नहीं ये तो 7.4 ही होना चाहिए, कुछ तो गलत कैलकुलेशन हो गया, एक बार रुको चेक करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस 4.1, ठीक है, ये 2.8, ये 0.3, ये 1.7, ठीक है। अच्छा, ये 0.2 और ये 1, अच्छा करेंट लाइबिलिटी में हम लोग का 2 से 1.8 हुआ है, तो ये तो डिक्रीज ही हुआ है। मैंने क्या डिक्रीज को इंक्रीज में लिख दिया है? नहीं, डिक्रीज में ही तो लिखा है, 2 से 1 पॉइंट, ठीक है सर। हाँ मैम, मैंने डिक्रीज इंक्रीज तो ठीक ही है सबका। ঠিক আছে, এক মিনিট, একটা জিনিস মনে হচ্ছে ভুল হচ্ছে, এক সেকেন্ড। এটা, ओ अच्छा, सॉरी, एक एक चीज हम बताना भूल गए, देखो यहाँ पर हमारा जो है करेंट एसेट के टाइम पे हमें क्या करना है, इंक्रीज होने से इंक्रीज में ही लिखना है, लेकिन जब हम लोग करेंट लायबिलिटी का चेंजेस लिखेंगे तब हमारा इंक्रीज होने से डिक्रीज में लिखना है, डिक्रीज होने से इंक्रीज में लिखना है, बताते हैं क्यों, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या दिख रहा है, 2 से 1.8 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आंसर वही आएगा लेकिन अलग कॉलम में लिखना है, 2 से 1.8 हो रहा है, वैसे डिक्रीज हुआ है लेकिन हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंक्रीज वाले कॉलम में, बताते हैं क्यों। और 3.5 से 4.6 होने से 1.1 हो रहा है, ठीक है, तो 1.1 हम लोग का इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमें लिखना पड़ेगा डिक्रीज कॉलम में। अब करो टोटल, पहले हम बता देते फिर बताएंगे कि ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। ये देखो, पहले टोटल कर लेते हैं, 4.1, ये देखो 4.1 प्लस 2.8 प्लस 1.7, ठीक है, तो ये हो गया 8.6 प्लस 0.2, तो यहाँ पर हो गया 8.8, ठीक है, 8.8। अच्छा, और इधर कितना आ रहा है, 0.3 और 1.1, 0.3 प्लस 1.1, तो ये टोटल आ रहा है 1.4 माइनस 8.8 कर लो तो 7.4 निकलेगा, ठीक है, जितना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ है ना वही होगा। तो बेसिकली यहाँ पर 8.8 अगर लिखते हैं लेजर बैलेंस के तरह, तो ये वाला इधर वाला टोटल कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7.4, ठीक है। मतलब ये हमारा सही हुआ है कि गलत कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जितना भी आएगा, जैसे अभी इंक्रीज आया इधर आया है, कुछ और भी हो सकता था, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ जितना बैलेंस आया यहाँ भी उतना ही बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी उतना ही बैलेंस आ जाएगा, तो ये लिखना पड़ेगा। और जैसे जिधर बैलेंस आएगा उधर लिख दो। ये पता कैसे चलेगा, पहले ये दोनों का चेंजेस देख लो, इंक्रीज है कि डिक्रीज। अब लेजर बैलेंस की तरह जिधर बैलेंस आएगा उधर लिख लो, ठीक है, और इसका भी बैलेंस करोगे तो जिधर बैलेंस आएगा उधर ही लिखना पड़ेगा। और हाँ, ये वाला पॉइंट कि हम लोग करेंट एसेट में इंक्रीज होगा तो इंक्रीज के तरफ ही लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज के तरफ लिखेंगे, लेकिन करेंट लायबिलिटी में हमें रिवर्स लिखना है। अगर करेंट लायबिलिटी हमारा डिक्रीज हुआ है तो हम लोग इंक्रीज में लिखेंगे, और अगर करेंट लायबिलिटी हम लोगों का इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज में लिखेंगे। उसका रीजन ये है कि हम लोग वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि करेंट एसेट अगर बढ़ेगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। सोचो, मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट जितना मेरा बढ़ेगा मेरा वर्किंग कैपिटल भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही बढ़ेगा। और मेरा करेंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए करेंट एसेट के साथ प्रोपोर्शनेट चेंजेस होता है वर्किंग कैपिटल का। लेकिन करेंट लायबिलिटी का क्या है, मेरा करेंट लायबिलिटी जितना बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल मेरा बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो। मेरा करेंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होगा कि ज्यादा होगा। अगर मेरा करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी मतलब पेबल अमाउंट अगर बढ़ेगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा। मुझे अगर पेमेंट ज्यादा करना है तो मेरे पास पैसा ज्यादा बचेगा कि कम बचेगा वर्किंग कैपिटल में। जैसे मान लो ये 100 है, ये 20 है, तो आंसर 80 आया। ये 100 है, ये 60 है, तो आंसर 40 आया। तो मेरा करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस होगा,
करेंट लाइबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये चेंजेस नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये इंक्रीज डिक्रीज का चेंजेस वर्किंग कैपिटल पे देखना चाहते हैं। तो मेरा अगर करेंट लाइबिलिटी जितना बढ़ेगा, करेंट लाइबिलिटी जितना बढ़ेगा, मेरा वर्किंग कैपिटल उतना ही कम होगा। इसीलिए जहां पर करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, वर्किंग कैपिटल मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है। और मेरा करेंट लाइबिलिटी जितना कम होगा, जैसे कि ये वाला, अगर मेरा करेंट लाइबिलिटी कम होता है, वर्किंग कैपिटल मेरा उतना बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए करेंट लायबिलिटी कम होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। तो लॉजिक इसीलिए ऐसा है। करेंट एसेट के टाइम पे प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है। करेंट एसेट में करेंट एसेट इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। करेंट एसेट डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा। इसीलिए इंक्रीज होने से इंक्रीज कॉलम में, लेकिन करेंट लायबिलिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। इंक्रीज होने से डिक्रीज कॉलम में, डिक्रीज होने से इंक्रीज कॉलम में, बिकॉज हम लोग चेंज किस बात का देख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का चेंजेस। तो पूरा इंक्रीज इतना, पूरा डिक्रीज इतना, ठीक है। अब टोटल करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल से मिलता जुलता होगा। मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाला अमाउंट होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है, अगर नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। यहाँ पर भी जितना है, यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी उतना ही होगा, दोनों जगह 0.4 ही फिर बनेगा। तो ये हम लोग का स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हमें क्या प्रिपेयर करके देना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। स्टेप 2 बनाएंगे अभी हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन लैख, ठीक है। ये प्रिपेयर करके देना है। इसके लिए हम एक पेज जगह रख देते हैं, और उसके बाद जो बनेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। यहाँ पर बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द year ended 31st of March 2012. Sources of fund, application of fund. इसके लिए भी ये पूरा पेज हम रख देते हैं। नेक्स्ट पेज में हम बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट बनाएंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, जैसे हम कैश फ्लो में बनाते हैं। अच्छा, अब वर्किंग नोट किस चीज का बनाएंगे, पहला तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी चीजों का हम वर्किंग नोट बना के दिखाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लांट एंड मशीनरी। तो टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले मशीनरी का कितना बैलेंस है, 22 और 31। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 इन लैख में हो रहा है ये वाला भी, ठीक है। और यहाँ हो गया 31। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 2,80,000 और बुक वैल्यू था 170, उसे बेच दिया गया 1,50,000 में। तो मशीन बेचने से पैसा मिलेगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000। देखो एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट हो जाएगा 1,50,000 से, मतलब 1,50,000 मतलब 1.5, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1,00,000 कर तो 1.5 हो जाएगा। 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा हम लोगों का प्रॉफिट, लॉस हो रहा है कितने का, 170 का 150 में जा रहा है, मतलब 20,000 का लॉस हो रहा है। तो PL डेबिट हो जाएगा 20,000 मतलब 0.20 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया PL डेबिट। फिर 2 क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, कितने का प्लांट एंड मशीनरी चला गया, प्लांट एंड मशीनरी चला जा रहा है हम लोगों का 1.7 का, ये दोनों ऐड करने से 1.7 ही आएगा, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। पोस्टिंग देखो कैसे होगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट PL डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो जाएगा, बाई बैंक कितना लिखेंगे 1.5 बाई PL कितना हो जाएगा 0.20। अच्छा,
ये जो है ये वाले मशीन पे डिप्रिशिएशन भी लगा है और बाकी मशीनों पे भी तो डिप्रिशिएशन लगेगा। अब डिप्रिशिएशन हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बता दिया है डिप्रिशिएशन फॉर 11-12 अमाउंट टू 3 लाख ऑन प्लांट एंड मशीनरी। टोटल 3 लाख का प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिशिएशन है, तो बाई डिप्रिशिएशन 3 लाख को डिवाइडेड बाई 1 लाख करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा अब इधर बैलेंस आएगा हम लोग का, और ये हमारा पहले से कंफर्म हो जाना चाहिए कि इधर ही बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट का अमाउंट इंक्रीज हुआ है। प्लांट का अमाउंट कैसे इंक्रीज हो सकता है? या तो कुछ रिवैल्यूएशन किया गया है प्लांट को, या फिर परचेज किया गया है। तो ये रिवैल्यूएशन तो कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, तो इसका मतलब परचेज हुआ है। जो परचेज हुआ है उसका एंट्री यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे परचेज। ठीक है, अच्छा अब कितना हो रहा है टोटल करके देख लो। ये हो गया 31 + 3 मतलब 36, सॉरी 34, 34 + 1.5 + 0.2, 35.7 minus 22, 13.7, 35.7। ठीक है, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। हम एंट्री पहले पूरा अकाउंट बना लेते, फिर बताएंगे कि किसका कहाँ पर मतलब पोस्ट होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। लैंड बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन मतलब नेक्स्ट वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने लैंड एंड बिल्डिंग टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का देखो कितना कितना है, 20 और 18। तो 20 था, 18 हो गया है, मतलब सेल हो गया होगा या डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन हमें यहाँ पर बता दिया है 50,000 ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो बाई डिप्रिशिएशन। अब 50,000 को कैसे लिखेंगे? इन लाख में 0.50। ठीक है, फिर भी हमारा मैचअप तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? लैंड बिल्डिंग कुछ सेल हुआ होगा, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया था कि लैंड बिल्डिंग बेच के, ये देखो एक पीस ऑफ लैंड 11111 को सेल किया गया है जिसपे प्रॉफिट हुआ है, जो कि कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया गया है। अब अगर बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में जाओगे, ये देखो ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली लैंड बिल्डिंग यहाँ पर प्रिंट हो चुका था, तो ये पूरा काटना था मुझे, तो गलती से मैंने कैपिटल रिजर्व को भी काट दिया, तो वो कैपिटल रिजर्व जो है इस लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व यहाँ पर आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व 2.50। तो हमें पता है कि लैंड को बेच के जो प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया गया, और उसका एंट्री भी मैंने तुम लोग को करके दिखाया। एंट्री होगा कैपिटल टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, मतलब एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा मिल रहा है टू लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हम लोग का एंट्री होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? 2.50। ठीक है, 2.50। अब हम लोग अगर इसे टोटल करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो किस चीज का आएगा कि कितने में लैंड को बेचा। बाई बैंक वाला एंट्री तो हमें मिला नहीं, वो बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला हमारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर है, तो बाई बैंक यहाँ पर कितना आ रहा है देखते हैं। तो ये हो गया 22.50, और यहाँ से 0.50 माइनस, मतलब 22, 22 से 18 माइनस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आ गया बेसिकली हम लोग का सेल। इधर लिख रहे, जगह नहीं है नीचे, हाँ यहाँ पे नीचे लिख दे, जगह हो जाएगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये लैंड बिल्डिंग सेल करके मिला है। ये वाला भी हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन से कर लिया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं किस चीज का एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 1, 2, 3 पॉइंट भी डील हो गया। फोर्थ नंबर जो कि इन्वेस्टमेंट पे था, फोर्थ नंबर, तो वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट। टू बैलेंस BD बाई बैलेंस CD। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितना था, कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट 2 से 3.5 हुआ, इसका मतलब जरूर परचेस तो हुआ ही होगा, तभी ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इन्वेस्टमेंट में जो डिविडेंड मिला है टोटल 40,000 है, लेकिन उसमें से प्री और पोस्ट है। प्री एक्विजिशन जो है वो 15,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा, मतलब एंट्री
एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड की जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हो जाएगा बाय बैंक। ये क्यों यहाँ पर आ रहा है, नॉर्मली डिविडेंड तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक टू डिविडेंड, फिर डिविडेंड टू पीएल, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट होगा क्योंकि ये प्री एक्विजिशन है। कितना हो जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ये है हम लोग का 15,000, मतलब 0.15 हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख से डिवाइड कर लो 0.15 हो जाएगा। और यहाँ पर परचेज दिखेगा, और वो तो दिखना ही था क्योंकि देखो हम लोगों ने पहले ही देखा 2 से 3.5 हुआ, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इन द मीन टाइम इन्होंने और भी परचेज कर रखा है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा 3.65, ठीक है, 3.65 -2, तो ये हो गया 1.65, इतने का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट तो बन गया हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे, जिसपे अच्छा इन्वेस्टमेंट का और एक एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं, जहां पर हम लोगों ने ये डिविडेंड जो 0.25 वाला, ये देखो ये 40,000 में 15,000 तो हम लोगों ने कर लिया, और एक एंट्री कर लेते हैं। देखो और एक एंट्री किस बात का होगा, यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड का, ठीक है, डिविडेंड, ये रिसिप्ट वाला है, पेबल वाला नहीं है, ये कंपनी है तो ये डिविडेंड पे भी करती है, लेकिन इसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो डिविडेंड रिसिप्ट भी हुआ है, उसका हम लोग जो है यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। तो हमें कितना डिविडेंड मिला है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो है हमारा अर्निंग होता है, तो बाय बैंक बोल के यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, और ये अमाउंट कितना है 40,000 से 15,000 वहां चला गया तो बचा 25,000 को कितना लिखेंगे 0.25, और ये कहां पर क्रेडिट होता है, अभी अभी जैसे मैंने बोला पीएल पे क्रेडिट होता है, ठीक है, तो ये हो गया 0.25। अच्छा, ये टोटल करने से 0.25 हो गया ये, लेकिन कौन सा वाला पीएल है पता है, ये जो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला है, मतलब नेट प्रॉफिट निकलने के बाद उससे जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो वाला है। वैसे ये अर्निंग है, ठीक है, ये वाला अर्निंग है हम लोग का, तो ये पीएल में चला जाता है बाय डिविडेंड बोल के, ये हम लोगों ने पे थोड़ी ना किया है, ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था उससे हमें अर्निंग हुआ है, ठीक है, ये डिविडेंड का अर्निंग है, तो इसलिए मैंने डिविडेंड रिसीव बोल के लिखा है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर डिविडेंड का भी कंप्लीट कर दिया मैंने। इंटरिम डिविडेंड ये पेड है, ठीक है, मतलब ये जो कंपनी है ये खुद भी डिविडेंड पे करती होगी तो इसने डिविडेंड पे कर रखा है, तो इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड इन्होंने पे किया है अपने शेयर होल्डर को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड डेबिट टू बैंक होगा, पे करने से टू बैंक होगा। अच्छा, कितना पेमेंट कर रखा है 2,50,000, तो यानी कि 2.5, ठीक है। अच्छा, ये पीएल में चला जाएगा तो बाई पीएल ये हो जाएगा 2.5। अब ये जो पीएल है ना, ये पीएल एप्रोप्रिएशन है बोल सकते हो, मतलब नेट प्रॉफिट के बाद जितने भी एप्रोप्रिएशन, जैसे मैंने कैश फ्लो में बोला था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड प्रोपोज डिविडेंड हो सकता है, ये सारी चीज, तो इसका मतलब ये जो है नेट प्रॉफिट के बाद वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी चाहो तो बोल सकते हो। ये पीएल और ये पीएल में फर्क है, ठीक है, ये है सारे इनकम एक्सपेंसेस के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जैसे तुम लोग लिखते हो ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये होता है अर्निंग बिफोर एन इंटरेस्ट एंड टैक्स हो चुका है, उसमें से टी चला गया, टैक्स चला गया, सॉरी इंटरेस्ट चला गया, टैक्स चला गया, ठीक है, इंटरेस्ट चला गया तो ईबीटी बचा, ईबीटी से टैक्स चला गया तो पैट बचा। अब पैट, ये पैट से ये डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, पैट से क्या जाता है, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर जो अवेलेबल रहता है, तो ये बेसिकली पैट का पोर्शन है, ठीक है, पैट के बाद का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसे अगर चाहो तो पीएल एप्रोप्रिएशन बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लेकिन कंसेप्ट मत भूलो कि ये वाला कौन सा प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, ये पैट के बाद का है, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हम लोग का इंटरिम डिविडेंड कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद कौन सा पोर्शन आएगा, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का हम लोग अकाउंट बना लेंगे, इनकम टैक्स का हम लोग का अकाउंट का नाम हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 6, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लाइबिलिटी है बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी,
अच्छा, यहाँ बताया है कि इनकम टैक्स पेड किया गया है 3,80,000, तो इनकम टैक्स पे करने से टू बैंक होगा 3,80,000 मतलब 3.8 हो गया। अच्छा, अब ओपनिंग क्लोजिंग को लिख लेते हैं। बाकी देखो सारा चीज यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यहाँ से और कुछ भी हमें नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर हो गया 5। हम लोगों ने 4 लाख का प्रोविजन किया था, बट हमें पे करना पड़ा 3.8, मतलब हमारे पास 0.2 का प्रोविजन बच गया है। और इस बार हमें टोटल 5 का प्रोविजन करना है, तो 0.2 बचा हुआ है, तो सिर्फ 4.8 का प्रोविजन करेंगे तो हो जाएगा। और वैसे भी बैलेंस करोगे तो यही अमाउंट मिलेगा, ठीक है, यही वाला अमाउंट मिलेगा बाई पीएल यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। आ, इसके बाद हम लोग और क्या वर्किंग नोट बना सकते हैं? देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन का तो सारा वर्किंग नोट बना दिया है। और अगर कुछ बनाना चाहते हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? अगर हमारा कोई भी चेंजेस है ये सारे अकाउंट में तो हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि गुडविल बना सकते हैं, नहीं भी चाहो तो नहीं भी बना सकते। हम एक क्वेश्चन में पूरा बना के दिखा देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग इतना सारा जो है वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ वही करेंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का है। और अगर काफी समझने में प्रॉब्लम होता है तो करके कर देख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं। गुडविल का यहाँ पर टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। अब गुडविल जैसे कि हमें पता है कि इंटेंजिबल एसेट है, तो इसका 5 लाख और 4.2 ऐसे हो जाएगा। तो ये कम कैसे हो गया? क्योंकि गुडविल जो है वो एमोटाइज्ड होता है, जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगता है टेंजिबल पे, वैसे इंटेंजिबल यानी कि गुडविल पेटेंट वगैरह राइट ऑफ होते जाता है, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। और इस डेप्रिसिएशन का नाम होता है एमोटाइजेशन। तो कितना एमोटाइज्ड हुआ है? 0.80। और ये कहाँ पर हम लोग चार्ज करेंगे? जैसे हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं, ये भी हमारे पीएल में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बाई जैसे डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, चाहो तो लिख सकते हैं एमोटाइजेशन, या फिर डायरेक्ट पीएल में दिखा दो 0.80, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। अच्छा, गुडविल का मैंने बता दिया कि ये चेंजेस का मतलब क्या होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, गुडविल के बाद है लैंड बिल्डिंग, जो हम लोगों ने कर लिया, प्लांट मशीनरी कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, स्टॉक हो चुका है, डेटर हो चुका है, बिल्स रिसीवेबल हो चुका है, कैश इन हैंड हो चुका है। शेयर इशू एक्सपेंसेस ये बना के दिखा देते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस। अच्छा, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, वैसे एक्सपेंस है और इसे ये एसेट साइड में दिख रहा है, तो इसका ब्रॉड डाउन भी एसेट की तरह ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये ना ये ऐसा एक एक्सपेंसेस है जो फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे, जो राइट ऑफ पोर्शन अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, जो पोर्शन अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, जो राइट ऑफ हो गया वो पीएल में दिख रहा होगा, जितना नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो 0.8 से 0.6 हुआ है, इसका मतलब 0.2 राइट ऑफ हो चुका है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? बाई पीएल, जितना राइट ऑफ हो जाएगा वो पीएल में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद इधर देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल का हम लोग देख सकते हैं 50 से 55.0 हुआ है, इसका मतलब शेयर इशू हुआ होगा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। 50 और 55 बाई बैंक। तो जैसे कि ये सब समझ में आ जाएगा, इसमें तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन में हम पूरा समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का चीज हम लोग अवॉइड करेंगे। अच्छा, फिर कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये यहाँ पर जो 2.5 है इसका भी हम बता देते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे हुआ होगा। कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व कैसे बना है? लैंड बेच के जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उससे कैपिटल रिजर्व बना है। मतलब हम लोग का एंट्री क्या हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू क्या बोलते हैं उसे, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा? ये देखो, कैपिटल रिजर्व को हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है ना, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई लैंड एंड बिल्डिंग 2.50, ठीक है। अब इसे क्लोज कैसे करेंगे?
इसे क्लोज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD। ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जनरल रिजर्व, ये बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 11, बाई बैलेंस BD टू बैलेंस CD। जनरल रिजर्व देखो कितना था, 4 था, 6 हो गया है, ठीक है। इसका मतलब जनरल रिजर्व में हम लोगों ने प्रॉफिट से कुछ अमाउंट लेके ट्रांसफर किया होगा। कितना ट्रांसफर किया है, 2 लाख, तभी तो ये हुआ है। तो ये 6 लाख है, यहाँ पर भी 6 लाख हो जाएगा। ये ट्रांसफर हुआ है, बाई साइड में आया तो बाई लिखेंगे। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कहाँ से होता है, ऑब्वियसली PL से होगा, मतलब PL एप्रोप्रिएशन से, बेसिकली जो नेट प्रॉफिट के बाद का टास्क हो रहा है। तो बेसिकली इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, PL एप्रो बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉफिट जो भी बचा है, जो अभी इनर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आउटसाइडर वाले को सारी चीज पेमेंट हो गए, अब इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहा है, बच रहा है तो जनरलिज्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, जो 3 पॉइंट मैंने कैश फ्लो में भी बताया था, जनरलिज्म में ट्रांसफर, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वही वाला। अच्छा फिर इसके बाद जनरल रिजर्व PL अकाउंट ये बना लेंगे, प्रोपोज डिविडेंड, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बन चुका है। अच्छा प्रोपोज डिविडेंड और PL, तो पहले प्रोपोज डिविडेंड बना लेते हैं। प्रोपोज्ड डिविडेंड मतलब जो फाइनल डिविडेंड का बात हो रहा है, इंटरिम का नहीं, ये फाइनल डिविडेंड। तो यहां पर बाई बैलेंस BD और टू बैलेंस CD, ठीक है। ये हम लोग प्रोपोज डिविडेंड करेंगे, तो यहां पर देखो कितना बोला है, प्रोपोज डिविडेंड हम लोग को बोला है 8 और 11, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 11। अब फाइनल डिविडेंड कितना पे हुआ है, ये पोर्शन क्वेश्चन में मिसिंग है। अगर ये मिसिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों का प्रोपोज्ड है, हम लोग यही मान के चलेंगे कि वही इस बार उतना ही अमाउंट फाइनल डिविडेंड बोल के हम लोगों ने पे किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है यही फाइनल डिविडेंड बोल के पे हो जाएगा, तो टू बैंक, ठीक है। ये है फाइनल डिविडेंड। जब क्वेश्चन में मिसिंग रहता है, अगर दिया हुआ रहता तो उतना हम लोग लिख देते, तो इसका मतलब 8 लाख ही पे हुआ है। तो इसका मतलब इस बार जो है PL एप्रोप्रिएशन से, क्योंकि ये भी एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो ये हो गया 19। तो यहाँ पर भी कितना आ जाना चाहिए, 19, ये 11, मतलब 8 प्रोपोज्ड था, 8 लाख प्रोपोज्ड कर रखा था, 8 लाख पे कर दिया, 11 लाख जो है हम लोगों ने इस बार क्लोजिंग में दिख रहा है, मतलब 11 लाख का एप्रोप्रिएशन प्रोपोज डिविडेंड के लिए कर रखा है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद और क्या बचा, जनरल PL अभी मैंने रख रखा है, नहीं किया है, प्रोपोज डिविडेंड कर लिया, बिल्स पेबल ये हो चुका है, सन्ड्री क्रेडिटर हो चुका है, मतलब वो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जा चुका है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन जब बनाया था तभी कर लिया, ठीक है। तो काफी सारे वर्किंग नोट मैंने प्रिपेयर कर लिए, एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर लिख के दिखाएंगे, ठीक है। अगर चाहो तो कर सकते हो, हम दिखा देते हैं, छोटा सा ही पॉइंट है, दिखा देते, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहाँ पर यहाँ बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 13 PL। PL का देखो 5.3 से 6.7 हो गया, तो इसका मतलब PL जो है वो बढ़ चुका है। इतना प्रॉफिट था, इतना हो चुका है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, अगर हम लोग डिफरेंसेस को चेक करेंगे तो डिफरेंसेस निकल के आएगा 1.40, ठीक है। ये बाई साइड में आया तो बाई लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे, बाई PL, हम लोगों का ये हो जाएगा बाई इंक्रीज इन PL, ठीक है। PL में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लोग का रिजर्व सरप्लस है ना, बेसिकली ये रिजर्व सरप्लस में चला जाता है, रिजर्व सरप्लस के हेड में जो PL होगा वहां पर ये दिखेगा 1.40, ठीक है। ये 1.40 मतलब इस बार का प्रॉफिट कितना हुआ है, 1.4 हुआ है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है। अब हमें इसका एप्लीकेशन कहाँ दिखाना पड़ेगा, यहाँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो लिखना स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा, इंक्रीज इन
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो उसका इसीलिए हम बोल रहे थे वर्किंग नोट बनाओ या ना बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह का फॉर्मेट हम लोग यूज करें उसमें हमें लिखना जरूरी नहीं है, मतलब अकाउंट बनाना जरूरी नहीं होगा। तो 1.4 आ गया, ये देखो इंक्रीज इन पीएल, ये हम लोग का कितना आ गया 1.4 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वो सारे चीजों को ऐड या लेस करना पड़ेगा जिससे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें कहां तक पहुंचना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन जाना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहुंचना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स एंड एप्रोप्रिएशन। तो जितने भी एक्चुअली क्या करना है, देखो ईबीआईटी जो होता है उससे क्या करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां से इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो क्या निकल के आता है ईबीटी। इससे फिर क्या लेस कर देते हैं, टैक्स लेस कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पहुंचना है तो हमें टैक्स को एड बैक करना पड़ेगा। और इसके अलावा टैक्स तो एड बैक करेंगे, इसके अलावा जो भी एप्रोप्रिएशंस वगैरह होगा वो भी हमें एड बैक करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे पहले ट्रांसफर। देखो क्या क्या एडबैक होगा, कैसे समझ में आएगा, ये देखो यहाँ से वर्किंग नोट देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज को पढ़ लेते हैं। जैसे ये तो हमारे बैलेंस शीट में गिवन था, ये डेटा छोड़ो। ये जो हम लोग अभी एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे हैं, तो प्लांट बेच दिया, बेच के लॉस हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, प्लांट खरीदा, ये कुछ एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आइटम है नहीं। ठीक है, लैंड बिल्डिंग का ये हमारा गिवन था, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा, ये बेच के पैसा मिला, ये प्रॉफिट हुआ, इससे हमें यहाँ पर भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से भी हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, परचेज हुआ है, यहाँ पर कितना था, और उसके बाद कुछ डिविडेंड वगैरह मिला है, डिविडेंड रिसिप्ट हो गया यहाँ पर। अच्छा हमें ये देखना है कि हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन कहाँ कहाँ किया है। जैसे कि पहले ये वाला, ये देखो एप्रोप्रिएशन दिखेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन, इंटरिम डिविडेंड पे किया है। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये भी पीएल एप्रो का पार्ट होता है। ठीक है, ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, मतलब नेट प्रॉफिट के बाद ही ना हम लोग टैक्स पे करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट याद करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन आइटम है वो सारे यहाँ पर ऐड बैक करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 2.5 प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए इंटरिम डिविडेंड, हम लोगों ने 4.8 जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्रिएट किया, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 2.5, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब पे कर, मतलब ये सब जो है यूज किया है ना हमारे प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो हम लोग एक्चुअली पीबीटी चेक करना चाहते हैं कि कितना हम लोग का है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4.8 आ गया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर पीएल एप्रो चेक करो, गुडविल ये तो पीएल का आइटम होता है, पीएल में राइट ऑफ होता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस ये भी पीएल का आइटम, और कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन देखते हैं। और ये रहा जनरल रिजर्व, तो ये भी क्या होता है, नेट प्रॉफिट से ट्रांसफर होता है, तो ये भी ऐड होगा। और इधर एक प्रोपोज डिविडेंड, तो 11 और 2 ये 2 पॉइंट जाएगा, एक 2.0 और एक 11। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। एक है हम लोगों का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो लिख दिया मैंने। एक था हम लोगों का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये 2 वाला, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और ये 11 वाला जो है ये हम लोग का प्रोपोज डिविडेंड। ठीक है, प्रोपोज्ड डिविडेंड। और एक जो प्रॉफिट वाला था वो तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाई दिया, ये प्रोपोज डिविडेंड। तो ये सारे चीजों को जब हम लोग एड बैक करेंगे, ये 2.0 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर 11 हो गया। अच्छा ये सब जब हम लोग एड बैक करेंगे प्रॉफिट में, ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट इस बार का कितना हुआ है 1.4, और उससे हम लोगों ने क्या दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा। तो ये डिविडेंड वगैरह सब ये सारे एप्रोप्रिएशन के बाद ये दिख रहा है, तो हमें पता करना है कि एप्रोप्रिएशन नहीं करने के पहले कितना था। तो 1.4 बचा हुआ है, इसमें से हम लोगों ने 2.5 दिया था तो ऐड कर देंगे डिविडेंड के तौर पे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे 4.8 ले लिया था तो ऐड कर दो। ठीक है, तो पता चलेगा कितना है। जनरल रिजर्व में 2 ट्रांसफर किया था तो वो भी ऐड कर दिया, और
प्रोपोज डिविडेंड के लिए 11 लाख लिया था तो वो भी ऐड कर दिया, तो निकल के आया 21.7, और इसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये निकल के आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या एडजस्ट करेंगे, इसके बाद हमें तो चाहिए अपना ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा बाकी पीएल रिलेटेड आइटम है उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेसिकली ये क्या निकल के आ गया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है, तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंसेस डेबिट साइड का आइटम, देखो ये पीएल बना हुआ है, यहाँ पर जब हम लोग जीपी लिखते हैं बाई जीपी बोल के, तो यहाँ से बाई जीपी जो रहता है, यहाँ पर कुछ यहाँ आइटम जो है ऐड होता है जीपी में, यहाँ का आइटम जो है लेस होता है, तो निकल के आता है नेट प्रॉफिट। हमारे पास अभी ये है, यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो ये सारे आइटम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये सारे आइटम लेस करेंगे, मतलब एक्सपेंसेस जो है वो ऐड हो जाएगा और इनकम जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। अब कौन कौन सा आइटम ऐड होगा उसको इजीली समझ में आ जाएगा हमें, वर्किंग नोट ये रहा पीएल। तो पीएल जो है ये लॉस है, प्लांट एंड मशीनरी। हम लोग एक एक जगह से देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी बेच के लॉस हुआ है, तो ये हमारा माइनस हुआ था, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 0.20। ठीक है, ये हो गया 0.20। अच्छा, और पीएल चेक करो, ये तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ये तो पीएल में इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन दो जगह पे, ये देखो, ये जो डेप्रिसिएशन है ये वाला आएगा 3, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है 0.5। ठीक है, ये तो आ चुका है पीएल में, और ये तो हमारा जो है क्वेश्चन से लिया गया पोर्शन है। अब इसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, 0.20 ये डेप्रिसिएशन, और यहाँ पर 0.50, 0.20 और 0.50 ये ऐड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे डेप्रिसिएशन है 0.2 और ये है 0.5, 0.2 0.5, और लॉस भी 0.2 है। देख लेते हैं लॉस जो है, ओ सॉरी, ये है 3 और यहाँ पर है 0.5, मैंने गलत लिख दिया, ये 3 हो जाए। ठीक है, और देखते हैं पीएल का आइटम क्या है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट यहाँ कुछ पीएल रिलेटेड आइटम नहीं है, ये वाला है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, तो ये हमारा इनकम है। तो नॉर्मली इनकम ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है, अभी हमें रिवर्स करना है, तो लेस करना पड़ेगा, -0.25 करना पड़ेगा डिविडेंड रिसीव्ड। यहाँ पर लिखेंगे लेस डिविडेंड रिसीव्ड 0.20, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पीएल, और पीएल देखो, ये पीएल एप्रो है, ये पीएल एप्रो। इससे क्या होता है, पीएल एप्रो लिख लेने से समझने में आसानी होता है। गुडविल राइट ऑफ हुआ है, तो नॉर्मली वो डेबिट साइड में जाता है, तो अभी ऐड बैक करना पड़ेगा, तो गुडविल राइट ऑफ ऐड हो जाएगा, और शेयर इशू एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाएगा, गुडविल राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐड गुडविल राइट ऑफ और शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ। तो ये था शेयर इशू एक्सपेंसेस था 0.20, और गुडविल का भी था, गुडविल का हम लोग का था 0.80। ठीक है, ये सब ऐड बैक हो जाएगा, 0.80 0.20। चेक कर लेते, बस सही लिखा है मैंने, हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ कुछ पीएल नहीं है, यहाँ पीएल एप्रो हो चुका है एडजस्टमेंट, ये भी पीएल एप्रो, ये भी पीएल एप्रो कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पीबीटी में ये सारे चीजों को एडजस्ट कर देंगे, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, जिसे यहाँ पर बोला जाता है एफएफओ, यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम लोग कैश फ्लो में करते थे। अब ये कितना आया, 21.7 प्लस 0.2 प्लस 3 प्लस 0.5 माइनस 0.2 +1। ठीक है, तो ये हो गया 26.8।
एक बार देख लो तो सही वाई क्या 26 पॉइंट कितना आएगा 21.7 प्लस 0.2 प्लस 3 प्लस 0.5 माइनस 0.2 प्लस 0.8 प्लस 0.2 हाँ 26.2 आ रहा है। अच्छा ये जो मैंने लेस किया है ये कितना था डिविडेंड क्रेडिटेड डिविडेंड पोर्शन क्रेडिटेड टू पीएल ये 0.20 नहीं 25 था शायद, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये 0.25 था, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 0.25 था जो लेस हुआ है डिविडेंड रिसिप्ट। और भी 0.5 लेस हो जाएगा 0.5 माइनस 0.05 तो ये आ जाएगा 26.15। ठीक है 26.15 ये हो गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड हमें लिखना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारा ये जो है ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगा। जैसे ये तो हमारा क्वेश्चन से लिया गया पोर्शन है, इसका ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का कर चुके हैं, पीएल का भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, ये वाला और ये वाला। तो इसमें से ये हम लोगों ने प्लांट मशीनरी सेल करके मिला है तो ये हो गया है हम लोगों का सोर्सेस ऑफ फंड, और इससे हम लोगों ने प्लांट मशीनरी खरीदा है तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है तो परचेज ऑफ प्लांट और सेल ऑफ प्लांट ये दोनों पॉइंट आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर हमें सोर्सेस में लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन में भी लिखना पड़ेगा। तो पहले एप्लीकेशन में लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है 13.7, चेक कर लेते ठीक लिखा है कि नहीं मैंने। हाँ 13.7 और सेल है 1.5, सेल है 1.5, सेल ऑफ प्लांट 1.5। ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट वाला वर्किंग नोट में जाओ, लैंड बिल्डिंग का ये तो हमारे इंफॉर्मेशन से लिए गए, ये डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कर लिया। अच्छा ये तो है कैपिटल रिजर्व, इसका तो हमारा क्या होगा, ये क्लोज ही हो गया, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉफिट जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। ठीक है फिर वो बैलेंस वहां पर पुट हो गया। और ये देखो ये हम लोगों ने सेल किया है, सेल किया है लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख का, तो ये हमारा सोर्सेस ऑफ फंड में आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये देखो बैंक वाला आइटम हमें देखना है तभी पता चल जाएगा, बैंक प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड रिसिप्ट और यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट परचेज, एप्लीकेशन में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज। तो इन्वेस्टमेंट परचेज कितना हुआ है 1.65 का, चेक कर लो इन्वेस्टमेंट परचेज 1.65 और सेल डिविडेंड रिसीप्ट 0.15। ठीक है ये आ जाएगा हम लोग का डिविडेंड इनकम 0.15, डिविडेंड ये है प्री एक्विजिशन 0.15। ठीक है ये हम लोग का क्या है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अच्छा उसके बाद फिर से डिविडेंड रिसिप्ट ये रहा 0.25 पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन 0.25। अच्छा इसके बाद इंटरिम डिविडेंड ये पेमेंट किया है तो 2.5 इंटरिम डिविडेंड पेड, तो ये एप्लीकेशन में चला जाएगा, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड 2.5 ये एप्लीकेशन में चला गया। अच्छा इंटरिम डिविडेंड के बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टैक्स पेड 3.8, टैक्स पेड 3.8। अच्छा फिर यहाँ देखते हैं बैंक, बैंक रिलेटेड आइटम बैंक ये रहा, इक्विटी शेयर इश्यूज ये सोर्सेस में चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं है बैंक आइटम, यहाँ एक है प्रोपोज डिविडेंड बस, और ये हो जाएगा डिविडेंड पेड 8 लाख और शेयर इश्यूज 5 लाख, डिविडेंड पेड 8 लाख, फाइनल डिविडेंड पेड 8 लाख, फाइनल डिविडेंड
पेड 8 लाख और इक्विटी शेयर इशू 5 लाख। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हम लोगों ने जो भी मैंने स्टार्टिंग में समझाया वही किया। सबसे पहले हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस देख लिया कितना है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोगों को दिखा कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है 7.4 लाख। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि इस बार बिजनेस करके हम लोगों ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया और उसको जिस प्रोसेस से कैलकुलेट किया हमें वैसे ही करना है। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये चेक किया कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया उससे हम लोगों ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट, मतलब क्या क्या परचेज किया, मतलब एप्लीकेशन फंड का कहाँ कहाँ किया और सोर्सेस ऑफ फंड हमारा क्या क्या था। ठीक है। और एक सोर्सेस ऑफ फंड हमारा हमेशा रहेगा, दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है जो निकल के आया है 26.15, ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है 26.15। ये भी हमारा सोर्सेस ऑफ फंड है। इतना सारा पैसा हमारे पास था, उसमें से हम लोगों ने ये सारे एप्लीकेशन किए। ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे। तो यहाँ पर चेक करते, पहले सोर्सेस वाला ही चेक करते कितना अमाउंट निकल के आ रहा है। 26.15 प्लस 5 प्लस 0.25 प्लस 0.15 प्लस 4 प्लस 1.5, तो ये हो गया 37.05। इतना सोर्सेस ऑफ फंड था। और एप्लीकेशन ऑफ फंड ज्यादा है कि कम, देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड 37.4 37.4 ना 37.05 यस पे तो 1.5 प्लस 4 प्लस 0.15 प्लस 0.25 प्लस 5 प्लस 26.15 37.05 ही तो देखो ठीक कर अच्छा 15 আছে আমার 35 কিছু একটা ভুল হয়েছে। আছে না হয় 13.7 माइनस करते हैं, मतलब इतना पैसा हमारे पास था, उसमें से हम लोगों ने ये जो है प्लांट मशीनरी परचेस कर लिया। फिर माइनस 1.65, सॉरी 8 लिख दिया, देखो 65, ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया। 2.5 हम लोगों ने डिविडेंड पे कर दिया। फिर 3.8 तो हम लोग का टैक्स पेमेंट हो गया। फिर डिविडेंड पे कर दिया 8, तो बचेगा 7.4। तो देखो बचना चाहिए, क्यों बचेगा, क्योंकि हमारा आंसर पहले से ही आ चुका है कि हमें पता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज मोड में है। मतलब करंट एसेट से करंट लायबिलिटी पे करने के बाद हमारे पास 7.4 बच रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये सोर्सेस ऑफ फंड से सारे एप्लीकेशंस होने के बाद हमारा सोर्सेस ऑफ फंड बच जाएगा कितना, जितना कैपिटल जो है इंक्रीज हुआ है, वर्किंग कैपिटल जो है इंक्रीज हुआ है 7.4। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। और यहाँ पर 37.05, और बाई चांस अगर बैलेंस करके ये नहीं आया जो वहां पर आया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलत है। या तो क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हो, कैलकुलेशन गलत हुआ है, कुछ तो एक हुआ होगा, इसीलिए नहीं आया। क्योंकि लॉजिक ही वही है, पहले निकाल लो कि कितना 2 साल में वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो ठीक है, अब डिक्रीज हुआ है तो भी ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ना, वो तो क्वेश्चन पे जो डेटा रहेगा उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बिजनेस करके इस बार का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का इस बार का प्रॉफिट कितना है वो निकालेंगे। इंक्रीज इन प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रीवियसली जो प्रॉफिट था, ये देखो प्रीवियसली प्रॉफिट कितना था 5.3, अब ये कैसे हुआ, इसमें कुछ ऐड हुआ होगा तभी ना हुआ है। तो इसमें कितना ऐड हुआ है 1.4, तभी जाके ये 6.7 हुआ है। मतलब इस साल का प्रॉफिट, अभी ये जो प्रॉफिट है इसमें सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम पीएल का जितना एडजस्टमेंट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन, अब हमें क्या करना है, इसे एड बैक करके धीरे धीरे ग्रॉस प्रॉफिट तक जाना है। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन आइटम, ये सारे क्या आइटम थे, ये एप्रोप्रिएशन आइटम है, ये सब एड बैक कर दिया तो हमें क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो भी पीएल का आइटम होता है, जो भी पीएल का आइटम होता है, वो सारे आइटम में हम लोगों का जो इनकम था वो हम लोगों ने लेस कर दिया, और एक्सपेंस जो था वो हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है। क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट पे जो ट्रीटमेंट होता है उसका ऑपोजिट करना है, तभी तो जाके हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अब ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या हुआ और सोर्सेस ऑफ फंड, हमारे पास जो फंड था वर्किंग कैपिटल था उसको हम लोगों ने कहां कहां यूज किया। तो हमारे पास ये सोर्सेस ऑफ फंड था, उसमें से ये ग्रॉस प्रॉफिट था। ग्रॉस प्रॉफिट था, शेयर इशू करके ये पैसा मिला, डिविडेंड का ये पैसा मिला,
लैंड बिल्डिंग बेच के ये पैसा मिला, प्लांट बेच के ये पैसा, टोटल इतना पैसा हम लोग के पास था। उसमें से हम लोगों ने इस फंड का अप्लाई क्या किया, मशीन परचेस किया, इन्वेस्टमेंट परचेस किया, डिविडेंड पे किया, टैक्स पे किया, फाइनल डिविडेंड पे किया, ये इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद भी हमारे पास 7.4 बच रहा है, बचेगा तभी ना, आंसर में पहले से आ रखा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पर आंसर आ गया 7.4 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ये नहीं आता है तो पूरा सोल्यूशन ही गलत हुआ है, कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टेप्स में हमें करने हैं। और ये रहा जो वर्किंग नोट, ये तुम लोग चाहो तो इतना सारा नहीं भी कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये देखो, ये तो समझ में आता है, शेयर इशू हुआ है तभी ऐसा हुआ है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट को जो है इलाबोरेट करके बता दिया। ठीक है, और पीएल कहाँ देना है, पीएल एप्रोप्रिएशन कहाँ देना है, नॉर्मल सा बात है, जो हमारा नेट प्रॉफिट के बाद जो भी एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट में, जैसे कि हम लोग कुछ अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते, इंटरिम दे, फाइनल दे, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, या फिर हम लोगों का क्या बोलते हैं उसे, जो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व हो, ये सब जो है पीएल एप्रोप्रिएशन का पोर्शन होता है। तो उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन लिख लोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी मैंने थोड़ा स्लो किया क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसीलिए। अच्छा, अब सेम देखो, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर शेयर कैपिटल बोला है, शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है तो इसका अकाउंट बनाने का भी जरूरत नहीं होगा। जनरल रिजर्व 8 लाख से 9 लाख हो चुका है, मतलब 1 लाख का ट्रांसफर हुआ होगा। पीएल 5 लाख से 7 लाख 20, मतलब 1 लाख, ये कितना हो जाएगा, 2 लाख 20 का इंक्रीज हुआ है। डिवेंचर ये जो है रिडेम्पशन हुआ होगा, इसीलिए 20 से 16 हो गया। लोन 10 से 12 लाख, मतलब 2 लाख का और भी लोन लिया गया होगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर का ये हमारा चला जाएगा, क्रेडिटर का ये जो है ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। प्रोपोज डिविडेंड भी उसमें जाएगा। अच्छा, प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं जाएगा अगर हम लोग ग्रॉस कंसेप्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं तो। अब इस क्वेश्चन में कुछ बोला है, ठीक है, मुझे पता है, हम देख के बता देते हैं। लैंड बिल्डिंग 30 से 28 हो गया, मतलब सेल हुआ होगा। प्लांट मशीन या तो सेल हुआ है या तो डिप्रिसिएशन हुआ है। प्लांट मशीनरी 36 से 35 हो गया तो परचेज हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया, इसका मतलब सेल हो गया होगा। स्टॉक ये हमारे करंट एसेट में चला जाएगा, मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे। डेटर का भी वही, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी वही, कैश एंड बैंक का भी वही हो जाएगा। फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट बताया है कि न्यू मशीनरी 1,60,000 was purchased but an old machinery costing 2,90,000 sold for 1 lakh and accumulated depreciation thereon 1,50,000. 10% डिवेंचर वे रिडीम, 20% प्रीमियम, जैसे मैंने देख के ही बताया कि डिवेंचर रिडीम हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 90,000 एंड इट्स प्रॉफिट वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर 90,000 हुआ, उसमें इनकम टैक्स पेड 1,60,000, इंटरिम डिविडेंड 2,40,000। अच्छा, assume that the provision for taxation as current liability and proposed dividend as non current liability, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन हमें बता रहा है। लेकिन प्रोपोज डिविडेंड को मत लो, प्रोपोज डिविडेंड को मत लो, मतलब यहाँ पर ग्रॉस नेट कंसेप्ट का एक मिक्सड अप कर दिया है, ना तो ये प्योरली ग्रॉस कंसेप्ट का सॉल्यूशन होगा ना तो प्योरली नेट कंसेप्ट का, क्योंकि यहाँ पर बोला है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ले लेना है जबकि प्रोपोज डिविडेंड को नहीं लेना है। तो जैसा बोला है वैसा सॉल्व करेंगे। फिर बोल रहा है इन्वेस्टमेंट आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट को सेल परचेज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का जो चेंजेस हुआ है 8 लाख से 7,44,000 हो गया है, इसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा, 8 लाख से 7,44,000 हो गया है, इसको क्या दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो अच्छा, नॉन ट्रेड बोला है, एक मिनट, लॉन्ग टर्म आर नॉन ट्रेड, लॉन्ग टर्म नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मतलब नॉन ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट बेचना इनका काम नहीं है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। नॉन ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट बेचना इनका काम नहीं, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, 8 लाख से 7,44,000 हो गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड मतलब ये कोई इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी नहीं है, मतलब ये इसका बिजनेस नहीं है, ठीक है, मतलब एसेट है, एसेट है, वैसे भी लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है तो एसेट ही होगा, वो ब्रैकेट में कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसको तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना के दिखाना है, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बना के दिखाना है, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, बट यहाँ पर नहीं बोला है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, फिर भी हम ये बोलेंगे कि तीनों चीजें करके देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके देख सकते हो, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लिख देते हैं कि हम लोग इसका होमवर्क ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क दे देते, ठीक है। तो पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।